हेलो एंड वेलकम। टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य और फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर मैं और मेरी सहयोगी हाजिर है। आज शिवाजी पार्क पॉइंट से हम आपको तमाम खबरें बताएंगे। क्यों शिवानी? बिल्कुल, नमस्कार, मैं आपके साथ शिवानी मिश्रा। शिवाजी पार्क के इस फिटनेस भरे पॉइंट से आपको फिटनेस और देश दुनिया की सभी खबरें सुनाएंगे। बिल्कुल, 1 घंटे के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन में तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन 2 घंटे का ये बुलेटिन हम आपके लिए किया है क्योंकि फ्रेश एंड फास्ट भी आगे होगा। लेकिन फिलहाल खबरों की शुरुआत करने से पहले एक तस्वीर भी हम दिखाना चाहेंगे। विजय से कहेंगे कि देखिए लोग कितना फिटनेस का यहाँ पे ख्याल कर रहे हैं। संजय जरा वो भी दिखा दीजिए। तो इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन का। फिट इंडिया बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लुधियाना की खबर से, जहां पर आग लग गई है। एक जगह पर लुधियाना में आग लगी, आग की खबर सामने आई है। लोग काफी ज्यादा घबराए। प्लास्टिक के गोदाम में ये भीषण आग लगी थी और पूरा जो प्लास्टिक के अंदर इस गोदाम का वो आग की चपेट में आया, जिसकी वजह से आग का जो गुबार है काफी ऊंचा उठता दिखाई दिया। आग कैसे लगी और कैसे इसे बुझाया गया, कितना नुकसान हुआ, सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब के लुधियाना में आग का तांडव देखने को मिला है, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। फोकल पॉइंट फेस 8 में मौजूद प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी थी, जिसके बाद लपटों का तांडव और धुएं का गुबार आसमान में उठता दिखाई दिया। प्लास्टिक का गोदाम होने और तेज हवा के चलते आग तेजी से फैलती चली गई। देखते ही देखते पूरा गोदाम आग की लपटों से घिर गया। सूचना मिलने पर दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। आग के चलते इमारत में दरारें आ गई हैं। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। पंजाब के लुधियाना से एक दिल को दहला देने वाली खबर आई है सामने, जहां पर एक 7 साल की बच्ची को 4 कुत्तों ने नोच कर जख्मी कर डाला। बच्ची की गलती ये थी कि वो अपनी गली में टहलने के लिए बाहर निकली थी। बिल्कुल, पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और अगर आप भी इसे देखेंगे तो आपका दिल भी सिहर उठेगा। दरअसल बच्ची अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। पंजाब के लुधियाना से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो हर किसी को झकझोर देगा। ये वीडियो है लुधियाना के बाड़ेवाल इलाके का, जहां कुत्तों ने एक मासूम बच्ची को अपना शिकार बना डाला। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो के मुताबिक बच्ची अकेली रोड पर जा रही थी, तभी वहां मौजूद 4 कुत्ते उसे घेर लेते हैं और फिर उसका फ्रॉक खींचते हुए गाड़ी के पीछे ले जाते हैं। इस दौरान गली के चारों आवारा कुत्ते बच्ची को बुरी तरह से नोचते हैं। इस दौरान बच्ची खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन कुत्ते उसे कुछ सेकंड तक नोचते ही रहते हैं। मौके से एक कार भी गुजरती है, लेकिन उसकी भी नजर बच्ची को नोच रहे कुत्तों पर नहीं जाती और वो आगे चली जाती है। तभी बच्ची के रोने की आवाज सुनकर कुछ स्थानीय लोग मौके पर पहुंचते हैं और बच्ची को आवारा कुत्तों से बचाते हैं, लेकिन तब तक आवारा कुत्ते बच्ची को बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। बच्ची की हालत गंभीर देखते हुए उसे अस्पताल दाखिल कराया गया। बताया जा रहा है कि कुत्तों ने बच्ची को कई जगह नोचा है, जिसकी वजह से उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। और देखिए शिवानी, अभी तो हम देख रहे हैं कि लोग कितना अपने फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं, लोग इस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन स्टंटबाजी की भी तस्वीरें कई बार सामने आती है ना। इसी तरीके से सड़क पर या कहीं ब्रिज पर स्टंट करते हैं। रेलवे के पास भी बहुत होता है। साफ तौर पर रेलवे स्थानकों पर हमने देखा है लोकल ट्रेन से लोग लटकते हैं। सड़कों पर बाइक इतनी उफान से चलाते हैं जैसे किसी रेस कोर्स में दौड़ रहे हैं। ऐसे ही दिल्ली से एक तस्वीर सामने आई है। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास देखिए कैसे एक शख्स जो है वो स्टंटबाजी कर रहा था, लेकिन ऐसे लोग ना अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डालते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए टाइम्स ऑफ भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पुलिस जो है वो एक्शन में आई थी और न सिर्फ इस ऑटो को सीज किया गया बल्कि 32,000 रुपए का चालान भी लगाया गया था इस मामले में। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की सड़क पर ऑटो से जानलेवा स्टंट करना इन आरोपियों को भारी पड़ गया। इन पर क्या एक्शन लिया गया है वो आपको आगे दिखाएंगे। पहले इनकी स्टंटबाजी की हरकतें देख लीजिए। सड़क पर ऑटो से जानलेवा स्टंट का ये वीडियो दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से सामने आया था, जहां ऑटो चालक और उसमें सवार एक युवक खुद की जान और राहगीरों की जान की परवाह किए बगैर बिजली सड़क पर स्टंटबाजी कर रहे थे। वीडियो में देख सकते हैं कि ऑटो चालक ऑटो को तेज रफ्तार में दाएं बाएं घुमा रहा है, तो वहीं उसमें सवार युवक
ऑटो से बाहर की तरफ खड़ा होकर टशनबाजी करता दिख रहा है, लेकिन इस स्टंटबाजी का शिकार एक साइकिल सवार राहगीर बन जाता है। वीडियो में देख सकते हैं कि तेज रफ्तार ऑटो स्टंटबाजी करते हुए सड़क पर चल रही साइकिल सवार को कैसे टक्कर मारता है और साइकिल सवार सड़क पर ही गिर जाता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। ऑटो के स्टंटबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद टाइम्स नाउ नव भारत ने भी प्रमुखता से खबर चलाई थी, जिसके बाद अब इस ऑटो चालक और आरोपी युवक पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए न सिर्फ ऑटो को सीज कर दिया है, बल्कि 32,000 का चालान भी काटा है। दिल्ली पुलिस ने भी कार्रवाई का वीडियो ट्वीट कर दिल्ली में स्टंटबाजी करने वालों को चेतावनी दी है कि अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उस पर भी कार्रवाई निश्चित है। देखिए श्वेता, आज हम हैं यहाँ पर एक्सरसाइज के मोड में। जगह काफी खुली है, हवा तरोताजा है, तो थोड़ी सी कसरत जो है वो हमें करनी होगी। तो हम दौड़े भागे, और हमारी स्पीड से ज्यादा तेज फिलहाल जो स्पीड है वो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की है। अच्छा, ऐसा क्या किया? बिल्कुल, उन्होंने एक्शन मोड अपना जो है वो शुरू कर दिया है। ताबड़तोड़ ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ एकदम योगी मॉडल जो है वो देखने को मिल रहा है। बुलडोजर तेजी से चल रहा है, तो वही मुख्यमंत्री एक के बाद एक लाउड स्पीकर्स को भी जमीन पर उतार। बिल्कुल, अपराध के खिलाफ मानो जीरो टॉलरेंस की नीति अभी से अपना ली गई है, और ताबड़तोड़ एक्शन जो देखने को मिल रहा है अभी बिल्कुल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही। तो सोचिए 5 साल आगे क्या होगा। सीधे तौर पर अपराधियों को कह दिया गया है, भाई अब हम सीएम बन चुके हैं, तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शपथ लेने के बाद से ही उनके फैसले सुर्खियों में हैं। स्टाइल एकदम से यूपी के सीएम जैसा है। कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जा रहा है। तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां 3 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चल गया। नगर निगम की टीमें बुलडोजर लेकर पहुंची और आरोपियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। जिनके घरों पर बुलडोजर चला है, ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले भोपाल में बीजेपी के एक कार्यकर्ता का हाथ काट दिया था। इस हमले का आरोपी फारूक राइन नाम का व्यक्ति था। आरोपी फारूक राइन और उसके साथियों ने 5 दिसंबर को बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर पर जानलेवा हमला किया था। फारूक राइन और उसके साथियों ने बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर पर तलवार से हमला किया था, जिसमें देवेंद्र का हाथ कट गया। आरोपी फारूक राइन पर अलग अलग थानों में 14 केस दर्ज है, और उसका नाम भोपाल के हबीबगंज थाने की गुंडा लिस्ट में शामिल है। उज्जैन में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। जिन लोगों ने खुले में मीट की अवैध दुकानें लगा रखी थीं, अतिक्रमण कर रखा था, ऐसी दुकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। पहले प्रशासन की टीम ने मुनादी की और दुकानदारों को अपना सामान हटाने का मौका भी दिया। 3 बजे बाद आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी निगम के द्वारा। उज्जैन महाकाल की नगरी है और नए सीएम का इलाका है, लिहाजा मैसेज क्लियर है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की तरफ से लाउड स्पीकर पर भी सख्त फैसला लिया गया है। संदेश साफ है, धार्मिक स्थल कोई भी हो, लाउड स्पीकर से तेज आवाज बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यही वजह है कि प्रदेश में कई जगहों से लाउड स्पीकर हटाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शिवाजी पार्क से भी शिवानी देखिए कितना अच्छी खूबसूरत तस्वीर जो है वो दिख रही है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप समंदर के पास भी जा सकते हैं, और यहाँ पार्क में लोग बहुत ज्यादा संख्या में एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए आपके दिल्ली वाले शहर से पोल्यूशन हमारा कम रहता है। ये देखिए बार बार रहता है शिवानी, बार बार ना ये मुंबईया है ना, इसीलिए ये टोंट मारती रहती है। लेकिन देखिए अच्छी बात है, होना चाहिए इसी तरह, वहाँ भी वातावरण हो, ये हम उम्मीद करते हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीर जो है वो हम जयपुर की दिखाएंगे। वो क्यों खास है ये आपको बता दें। अल्बर्ट हॉल में बताया जा रहा है आज शपथ समारोह होना है। भजन लाल आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी जो है वो शपथ लेने वाले हैं। इस शपथ समारोह में पीएम मोदी खुद भी मौजूद होंगे, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कौन कौन इस पूरे समारोह में शिरकत करेगा, बैठने की क्या व्यवस्था है और पूरी व्यवस्था क्या है, ये इस रिपोर्ट में देखिए। सांगनेर से विधायक भजनलाल शर्मा आज राजस्थान के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। जयपुर में दोपहर 12:15 बजे शपथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। तस्वीरें आप देखेंगे जयपुर के रामनिवास बाग में
अल्बर्ट हॉल के सामने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक भव्य समारोह का आयोजन यहां पर किया जा रहा है, जिसमें नए मुख्यमंत्री की शपथ होगी, 2 डेप्यूटी सीएम की शपथ होगी और बता दूं कि इसके अंदर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, अमित शाह शामिल होंगे, जेपी नड्डा शामिल होंगे और बीजेपी शासित प्रदेशों के तमाम मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया है, जैसा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बताया है। साथ ही साथ जो एनडीए के साथ में काम करने वाले दल हैं, उनके मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं को भी यहाँ बुलाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसके लिए जयपुर के रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के सामने तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम खुद मौजूद रहेंगे, लिहाजा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं एसपीजी ने पूरा मामला यहाँ संभाल लिया है और किसी को भी बिना जांच के यहाँ एंट्री नहीं है। बिना जांच के और बिना स्कैनर से निकले आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और रामनिवास बाग में अल्बर्ट हॉल के ठीक सामने ये पूरा कार्यक्रम होगा, जिसमें देश के दिग्गज नेता शामिल होंगे। 2024 का चुनाव नजदीक है, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी। नवनिर्वाचित जो सीएम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। अल्बर्ट हॉल के सामने मुख्य मंच बनाया गया है, जहां शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। दोनों तरफ दर्शक दीर्घा बनाई गई है, जहां आम लोग शपथ समारोह देख सकेंगे। 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। निर्वाचित विधायकों के बैठने के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं, जिसकी तैयारियां पूरी होगी और एक भव्य और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। पूरे प्रदेश भर के और बहुत जमीनी स्तर के कार्यकर्ता जिसमें शिरकत करेंगे। आज भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है और शपथ ग्रहण समारोह भी, लिहाजा कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं और उसी का कनेक्शन हम देखेंगे कि इस जो दिल है, चुनाव के पहले श्वेता का मन इस दिल में आकर अटका है। श्वेता नहीं, वो तो इसलिए देखिए क्योंकि हम बात चुनाव की कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में होता क्या है, लोगों के दिलों में बसने की कोशिश जो है वो नेता करते हैं। चुनाव से पहले तो जाना ही नहीं होता, लेकिन चुनाव जैसे पास आते हैं तो लगता है सभी के दिल में नेता अपना घर बना ले। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बिहार से कनेक्शन है क्या है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि लोकसभा चुनाव जितने नजदीक आ रहा है, नेताओं की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी है जिनका विजन बिल्कुल क्लियर है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो आपस में उलझा नजर आ रहा है। तो इंडी गठबंधन और मोदी के विजन में आपसी टकराव लोकसभा में कैसे नजर आएगा, ये आपको बताते हैं। बिल्कुल, जेडीयू के समर्थक तो है, नीतीश कुमार को जो है वो प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। और जब नीतीश कुमार शिवहर पहुंचे तो वहां क्या नारे लगाए गए हैं और क्यों ये इम्पोर्टेंट है लोकसभा चुनाव से पहले, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, क्या नीतीश पूरे देश के दिल में बस पाएंगे क्या, जैसे हम इस दिल में फिट हो चुके हैं ना शिवन? बिल्कुल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। सीएम नीतीश कुमार बिहार के शिवहर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के बाद सीएम नीतीश कुमार जैसे ही रवाना होने लगे, जेडीयू समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सीएम नीतीश कुमार के गाड़ी में बैठने तक नारेबाजी जारी रही। नीतीश कुमार ने भी मुस्कुराते हुए कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। और देखिए, ये शिवाजी पार्क का गणेश द्वार जो देखिए कहीं ना कहीं मंदिर की याद दिला रहा है। बहुत खूबसूरत द्वार ये बनाया गया है ना शिवानी? बिल्कुल, और इस पर आप देखेंगे तस्वीरें, इसलिए लगातार गणेश जी की जितनी अलग अलग प्रतिमाएं हैं वो आपको दिखाई गई है, क्योंकि महाराष्ट्र गणेश जी के नाम से जाना जाता है। हाँ, जैसे महाराष्ट्र गणेश जी के नाम से जाना जाता है, मथुरा की बात करें तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। और हम बात भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खबर भी उसी से जुड़ी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी है। अब देखिए, कोर्ट कमिश्नर जो है वो नियुक्त किए जाएंगे और जैसे ज्ञान व्यापी में सर्वे हुआ था ना,
ठीक उसी तरीके से यहाँ भी सर्वे होना है। खैर, अगर इस सर्वे की बात करें तो सर्वे की टीम में कौन कौन शामिल होगा, विवादित क्षेत्र का सर्वे किस तरीके से किया जाएगा, इसकी तुलना में कितने लोग इसके साथ जुड़ेंगे, ये तय होगा 18 दिसंबर को। देखिए इस रिपोर्ट में। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर कर लिया है। हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमीशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक जैन के सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि अब मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर छिपे सनातन के प्रतीक दुनिया के सामने आएंगे। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मोडेलिटीज कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। हिंदू पक्ष जहां कोर्ट के फैसले को सनातन की जीत बता रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की याद दिला रहा है। जो पूर्व काल में कुछ लोगों ने सनातन की भावनाओं को, सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास को चाहे देर से ही सही मिटाने का कार्य अब कानूनी तौर पर प्रारंभ हुआ है। इसका मतलब है एक और कदम सनातन की विजय के लिए, सत्य की विजय की ओर बढ़ गए। एक और बात बता दें, ये शुरुआत है, अभी और भी कुछ होगा जो सनातन के लिए एक विजय पथ साबित करेगा। मस्जिद हो या ईदगाह हो, कभी भी किसी भी के भी दूसरी ज़मीन पर नहीं बनाता है। और फिर दूसरा मसला ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन तमाम बातों को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। जिस कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उसे कृष्ण जन्मस्थान कहते हैं और वहीं पर एक मंदिर बनाया गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि 17वीं शताब्दी में उस मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। तब से श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद चल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके मुताबिक मथुरा के विवादित परिसर का सर्वे होगा। इसके लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा। एडवोकेट कमिश्नर ही सर्वे करेगा। सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी भी की जाएगी। 18 दिसंबर को ये तय होगा कि सर्वे कब होगा और सर्वे में कौन कौन शामिल होगा। फिलहाल हिंदू पक्ष इस फैसले को अपनी शुरुआती जीत के तौर पर देख रहा है। देखिए श्वेता, कभी आप मथुरा गई हैं? वहाँ की खूबसूरती के बारे में मैंने सिर्फ सुना है। नहीं, मैं मथुरा गई हूँ, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि ये देखिए जिस तरीके से आप कह रही ना, यहाँ कण कण में गणेश नजर आ रहे हैं, वैसे ही मथुरा जाइएगा ना तो कहते हैं मथुरा की तो मिट्टी ऐसी है ना, हर जगह समझो कृष्ण खेले होंगे, जन्मभूमि है। तो इसीलिए मथुरा का ना हिंदू, अगर बात करें हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा महत्व मथुरा रखता है। और यही वजह है कि विवाद भी देखिए शाही ईदगाह को लेकर कैसे। बिल्कुल, देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, आखिर उसके मायने क्या हैं, उसका असर क्या होगा, ये काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इस पर मुस्लिम पक्ष जो है वो क्या टिप्पणी रखता है और किस तरीके से इसको आगे लेकर चलता है, ये जानना भी जरूरी है। और मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखेगा ही रखेगा, वाद विवाद होना जरूरी है, क्योंकि हिंदू पक्ष भी अपनी बात रखेगा। और यही वजह है कि हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलीलें दी जाएंगी। लेकिन फिलहाल ये अच्छी बात है कि सर्वे की बात मान ली गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के विवादित परिसर के सर्वे का जो आदेश दिया है, इसका मतलब क्या है ये भी आपको बताते हैं। ये फैसला मथुरा विवाद में हिंदू पक्ष की शुरुआती कामयाबी माना जा रहा है। ज्ञानवापी केस में भी सबसे पहले इसी तरह का सर्वे हुआ था। उसके बाद एएसआई सर्वे करने का आदेश जारी हुआ था। ऐसे ही मथुरा में भी एएसआई सर्वे के दरवाजे खुल सकते हैं। मथुरा में एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे बिना खुदाई तोड़फोड़ के होगा। सर्वे में किसी मशीन का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। ज्ञानवापी की तरह फोटो और वीडियोग्राफी होगी। सर्वे में मिली हर वस्तु, फोटो, वीडियो की लिस्ट बनाई जाएगी। सर्वे की रिपोर्ट तैयार होने के बाद कोर्ट में पेश की जाएगी। अब आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के कानूनी पहलू के बारे में बताते हैं। पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक का है, जिसमें 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास है और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह के पास है। अंग्रेजों के शासन में 13.37 एकड़ की जमीन की नीलामी में इसे बनारस के राजा पटनी मल ने खरीद लिया था और 1944 में जुगल किशोर बिरला ने पटनी मल के वंशजों से ये जमीन खरीदी थी। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया गया और तय किया गया कि मथुरा में भव्य मंदिर का
दोबारा निर्माण किया जाएगा और ट्रस्ट उसका प्रबंधन करेगा। इसी बीच 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन हुआ, जिसको जमीन का कानूनी अधिकार नहीं था, लेकिन इसने ट्रस्ट के लिए भूमिका निभानी शुरू कर दी। इस संस्था ने 1964 में पूरी जमीन के मालिकाना हक के लिए केस दाखिल कर दिया, लेकिन इसी बीच 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता भी कर लिया। 1968 के समझौते में मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जमीन छोड़ी और मुस्लिम पक्ष को बदले में पास की जमीन दी गई, लेकिन 1968 के इस समझौते पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस केस में कहा गया है कि कटरा केशव देव की पूरी संपत्ति ट्रस्ट की है और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को इसका मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता, इसलिए 1968 का समझौता भी अवैध है। हिंदू पक्ष की याचिका में कहा गया है कि भगवान कृष्ण का जन्मस्थान कंस का कारागार था और कंस का कारागार ईदगाह के नीचे है। भगवान कृष्ण का जन्मस्थान हिंदुओं के लिए पवित्र है, इसलिए पूरी 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं को दी जाए और वहां से शाही ईदगाह को हटाया जाए। फिलहाल मामला कोर्ट में है और मुस्लिम पक्ष इस फैसले को बड़ी अदालत में चुनौती देने जा रहा है। शिवानी, मैं देख रही हूँ यहाँ लोग फिटनेस को लेकर बहुत अलर्ट है, कोई चूक नहीं होती है, सेहत से कोई चूक। बिल्कुल, और खासियत देखिए ना, इतना भागता हुआ शहर है लेकिन लोग उसमें भी समय निकालते हैं, अपनी फिटनेस पर ख्याल रखते हैं, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल है, लेकिन हम बात है संसद सुरक्षा चूक मामले की करेंगे, जहां मास्टरमाइंड ललित झा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये ललित झा वही है जिसने पूरी साजिश रची, किस तरीके से स्मोक क्रैकर बम से जो है वो धुआं उड़ाने की कोशिश जो की वहां अंदर संसद के आरोपियों ने, और उसके बाद वीडियो बनाया, वीडियो अपलोड किया, तमाम जो कह सकते हैं ना पूरी साजिश का मास्टरमाइंड ये ललित झा है। अब इससे पूछताछ होगी तो और पता चलेगा कि आखिर मंशा क्या थी, क्यों ऐसा किया। बिल्कुल, देखिए श्वेता, मंशा ये साफ होनी जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है, ये लोग प्यादे हो सकते हैं, इनके पीछे जरूर एक मास्टरमाइंड होगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि इस मामले में गिरफ्तार हुए जो पहले 4 आरोपी हैं, उनकी पुलिस कस्टडी मिल चुकी है, जिन्हें आज बाकायदा एक साथ बिठाकर पूछताछ की जाएगी, रेकी इन्होंने कब की, और साथ में पूरी जांच की जाएगी कि आखिर इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे और कितने लोग जुड़े हुए हैं। पूरी जानकारी आप देखिए इस रिपोर्ट में। संसद में सुरक्षा चूक मामले में जिस 5वें आरोपी और मास्टरमाइंड ललित झा की पुलिस को तलाश थी, उसे अब अरेस्ट कर लिया गया है। मास्टरमाइंड ललित झा ने दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने में सरेंडर किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ललित झा ही वो मास्टरमाइंड है जो सारे आरोपियों के साथ लगातार संपर्क में था। 13 दिसंबर को भी ललित के ही कहने पर घटना को अंजाम दिया गया। ललित ने ही पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट के वीडियो को मोबाइल पर शूट किया और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इतना ही नहीं, पार्लियामेंट पर हमले से पहले ललित 4 आरोपियों के फोन लेकर फरार हो गया था। पुलिस को लगता है कि इन मोबाइल में साजिश से जुड़े कई सबूत हो सकते हैं। मास्टरमाइंड ललित झा का एक व्हाट्सएप चैट भी पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें वो जिस एनजीओ में जनरल सेक्रेटरी है, उस एनजीओ के फाउंडर नीलाक्ष से घटना के बारे में जिक्र किया, जिसमें ललित झा ने लिखा कि मीडिया कवरेज देखिए, इसका और वीडियो सेफ रखना आप, जय हिंद। इसके बाद नीलाक्ष ने रिप्लाई करते हुए लिखा, ठीक है ललित जी, ये कहाँ पे हुआ था। ललित झा पुलिस गिरफ्त में है। पूछताछ में और कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। वहीं संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने और स्मोक बम क्रैकर से पीले रंग का धुआं छोड़ने के आरोपी मनोरंजन डी, सागर शर्मा, नीलम आजाद और अमोल शिंदे की 7 दिन की पुलिस को कस्टडी मिल गई है। अब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल सभी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। इसके सभी आरोपियों को गुरुग्राम भी ले जा सकती है, जहां वो ठहरे थे। इन सब के बीच ये भी खुलासा हुआ है कि इन्होंने संसद की रैकी कैसे की और ये कैसे आपस में जुड़े। अब तक हुई जांच में पता चला कि सभी आरोपी सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए थे। ये सभी तकरीबन 1.5 साल पहले मैसूर में मिले थे। 9 महीने बाद सभी एक बार फिर मिले और तभी संसद में अराजकता फैलाने का प्लान बनाया। आरोपी मनोरंजन डी ने विजिटर पास लेकर संसद भवन की रैकी की, जिसमें उसे ये पता चला कि जूतों की जांच ठीक से नहीं होती है। इसके बाद 10 दिसंबर की रात सभी आरोपी गुरुग्राम में विक्की के घर मिले। आरोपी अमोल शिंदे महाराष्ट्र से कलर वाले पटाखे लेकर आया था। वहीं 13 दिसंबर की सुबह सागर शर्मा ने सांसद प्रताप सिन्हा के पीए से विजिटर पास कलेक्ट किया। इसके बाद सभी आरोपी इंडिया गेट पर मिले और वहीं से संसद की तरफ रवाना हुए।
सागर शर्मा और मनोरंजन ने संसद के अंदर स्मोक बम क्रैकर से धुआं निकालकर हंगामा काटा, तो वहीं अमोल और नीलम संसद भवन के बाहर हंगामा काट रहे थे। तब मास्टरमाइंड ललित झा ने ही उनका वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। फिलहाल अब 5 आरोपी शिकंजे में है। पुलिस इनसे पूछताछ कर हर एंगल और इनके हर मकसद की जानकारी जुटा रही है। खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आगे हम आपको दिखाएंगे खबरें झटपट। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक सुपर हिट बुलेटिन में। और आज शिवाजी पार्क में घूमकर टहलकर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके शिवानी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरे पसीने छूट गए, लेकिन इन छोटे छोटे हिरणों को देख के ऐसे अच्छा सा फ्रेशनेस वापस से फील होने लगती है। लेकिन हिरण का शिकार कौन करता है? शेर करता है, बाघ करता है, बिल्कुल बाघ करता है। अब खबर भी हमारी उसी से जुड़ी हुई है। दरअसल राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में 2 बाघ, इमेजिन कीजिए, आमने सामने हो तो क्या नजारा होगा। वो जब दहाड़ उनकी होगी, दोनों में जब टकराव होगी, तो वहाँ जो पर्यटक थे ना, उनका तो दिल बिल्कुल वो दहल उठे कि अरे अब क्या होगा। मतलब जब भी शेर या बाघ दहाड़ते हैं ना, तो ऐसे तो बादल गरज रहे हैं। पता है, हर इंसान बस अपना पैर समेटे और दौड़ लगा ले, मुझे लगता है, बचने के लिए। तो रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। दो बाघों की ये दहाड़ जंगल में वर्चस्व को लेकर है। दोनों के बीच की ये लड़ाई इलाके में अपना दबदबा बनाने की है। बाघों की लड़ाई का ये वीडियो राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क से सामने आया है, जहां टेरिटरी को लेकर 2 बाघों के बीच जोरदार संघर्ष हुआ है। इलाके पर अपनी पकड़ दिखाने के लिए दोनों बाघ एक दूसरे को मरने मारने पर आमादा हो गए। पहले वाले बाघ ने ऐसी दहाड़ और पंजा मारा कि दूसरा वाला बाघ घायल हो गया। उसके चेहरे और आगे के पैरों में जख्म हो गए। दोनों बाघों की ये जंग तब हुई जब टूरिस्ट वहां नेचर गाइडों के साथ घूमने पहुंचे थे। तभी उनके सामने 2 बाघों की जंग हो गई, जिसे टूरिस्टों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। घूमने आए टूरिस्ट और नेचर गाइडों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। जानकारी मिलने पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बाघ की मॉनिटरिंग बढ़ा दी। रणथंभौर में बाघों की लड़ाई का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बाघों के बीच टकराव हो चुका है और टेरिटरी को लेकर बाघ एक दूसरे पर हमला कर चुके हैं। श्वेता, मलकानगिरी में हुआ है, जहाँ एक घर में 3 भालू जो है वो घुस जाते हैं। हड़कंप मच जाता है, लोगों की घबराहट से चीख निकल जाती है। जाहिर सी बात है, 3 भालू, एक नहीं 3 भालू अगर किसी के भी घर में घुसे होंगे, मुझे तो लगता है उस परिवार का क्या हुआ होगा। भालुओं ने वहाँ क्या किया होगा, क्योंकि उनके लिए भी कौतूहल का विषय होता है ना। ऐसे तो जंगलों में रहते हैं, घर मिल गया है, उन्होंने क्या उत्पात मचाया, पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। लेकिन मैं बिल्कुल मैं डरती हूँ भाई, मैं नहीं। डर के आगे जीत है। ओडिशा के मलकानगिरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जंगल से टहलते हुए 3 जंगली भालू एक घर में घुस जाते हैं। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो मलकानगिरी में सदर ब्लॉक के MV7 गांव की है, जहां 3 जंगली भालू जंगल से टहलते हुए गांव में पहुंचते हैं और फिर वो एक घर में गेट और दीवार फांदकर अंदर घुस आते हैं। घर के आंगन में घुसने के बाद तीनों भालू खाने की तलाश करने लगते हैं। आंगन में कुछ कागज के टुकड़ों को तीनों भालू उधेड़ते हैं और कुछ खाते हुए दिखते हैं। इनमें से एक भालू खाने की तलाश में एक खुले कमरे में भी घुस जाता है। इसके बाद फिर वो वापस आता है और बाकी भालुओं के साथ हो जाता है। इसके बाद तीनों भालू जैसे आते हैं वैसे ही दीवार और गेट फांदकर बाहर चले जाते हैं। गनीमत रही कि जहां परिवार सोया हुआ था वहां का कमरा अंदर से बंद था। सीसीटीवी में परिवार ने जब ये वीडियो देखा तब से वो दहशत में हैं।